हेलो एवरीवन। FY BCom का सेमेस्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 है बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। एंड आगे के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। 4 लेक्चर ऑलरेडी हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस स्टार्ट किया था कि बिजनेस का सिग्निफिकेंस क्या है। अलग अलग ग्रुप के लिए हमने देखा था। सबसे फर्स्ट हमने बिजनेस के लिए ही देख लिया था कि जो फर्म ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेगा बिजनेस का। अभी हमें इस लेक्चर में देखना है कंज्यूमर के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा एंड उसके बाद सोसाइटी के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा या क्या रोल प्ले करता है बिजनेस, वो हम देखने वाले हैं। तब सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस टू कंज्यूमर्स। अब बिजनेसेस जो हो रहे हैं वो कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा देते हैं। बिजनेस का सबसे पहला काम तो यही है कि कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड दूसरा प्रॉपर उसकी अवेलेबिलिटी करके देना, अच्छे प्राइस चार्ज करना, क्वालिटी गुड्स देना। ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस है या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है जो कंज्यूमर को मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉइंट वाइज स्टडी करना है कि क्या क्या होते हैं सिग्निफिकेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर्स कैन बी ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। पहले कैसा था, सेलर ओरिएंटेड मार्केट था। मतलब सेलर जो सेल करना चाहता था वैसी टाइप का प्रोडक्ट वो सेल करता था। कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिस प्राइस पे गुड्स मिल रहा है, जिस क्वालिटी पे मिल रहा है, कस्टमर को लेना पड़ता था। वो कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया है, कंज्यूमर किंग हो गया है मार्केट का, ठीक है। बिजनेस जब चलते हैं तो उन्हें कंज्यूमर को ध्यान में रख के ही गुड्स बनाना पड़ता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो ही वो बिजनेस के पास से गुड्स कंटिन्यूअसली लेता रहेगा या सर्विसेज लेता रहेगा। नहीं तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा किसी और कॉम्पिटिटर के पास। क्योंकि अभी कैसा हो गया है, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। अभी आजकल तो मार्केट के जो हम कह सकते हैं जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहे हैं। पहले कैसा था, ऑनलाइन बाइंग सेलिंग नहीं होता था तो कंज्यूमर के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते थे कि वो जिस एरिया में रह रहा है वहीं से वो शॉपिंग कर सकता था या चीज़ें ले सकता था। अभी तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होता है तो ग्लोबली कुछ भी कोई भी सेलर कहीं पे भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है एंड बायर कहीं पे भी प्रोडक्ट मंगवा सकता है, कहीं से भी मंगवा सकता है, ठीक है। तो जोग्राफिकल जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अभी हट गए हैं एंड कंज्यूमर के पास अनलिमिटेड चॉइसेस हो गई है। जहाँ से भी वो चाहे प्रोडक्ट मंगवा सकता है एंड प्रोडक्ट के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। इसके लिए कंज्यूमर ओरिएंटेड ही काम बिजनेस को करने होते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ये सबसे पहला है। बिजनेसेस क्या करते हैं, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करके देते हैं कस्टमर को। अब एक क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड जब किया जाता है तो क्या होता है, कस्टमर का भी रिव्यू लिया जाता है। उन्हें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उनके रिव्यू के अकॉर्डिंगली अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज में चेंजेस करना ज़रूरी है तो वो भी किया जाता है ताकि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट में फिट हो सके। नाउ बिजनेस फॉर्म्स मेक अवेलेबल goods and services required by the consumers. Firms make every possible effort to improve the quality of goods and services so as to have competitive advantage in today's business world. क्या कर रहे हैं बिजनेस फर्म्स, अवेलेबल करके देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को। अवेलेबल का मतलब है जब कंज्यूमर की डिमांड हो तब प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। कब बिजनेसेस क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहते हैं गुड्स या सर्विसेज। कभी भी वो मार्केट में शॉर्टेज नहीं होने देते गुड्स या सर्विसेज की। एंड दूसरा अवेलेबल तो करके देते ही है, साथ ही में वो क्या करते हैं, गुड्स को
क्वालिटी इम्प्रूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इनोवेशन लाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट काम वो करते हैं, बिजनेसेस करते हैं कंज्यूमर के लिए। अब ये करके वो क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना मतलब बाकी सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम कंज्यूमर को गुड्स, क्वालिटी गुड्स दे रहे हैं, साथ ही में कंटिन्यूअस उसे अवेलेबल करवा के भी दे रहे हैं, तो इससे हम हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंस। नाउ सेकेंड वन इज गुड्स एट गुड प्राइजेस। प्राइजेस, अब कंज्यूमर को जब हम गुड सेल कर रहे हैं, फ्री में तो देंगे नहीं। जब भी बिजनेसेस कंज्यूमर को गुड्स दे रहे हैं तो कुछ तो चार्ज करेंगे, उससे कंसिडरेशन लेंगे, पैसे लेंगे उनसे। ठीक है, तो अभी ये जो प्राइजेस डिसाइड किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स कंपनी को या बिज़नेस को सोचने पड़ते हैं जब प्राइस डिसाइड होती है। सबसे पहला तो प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट देखना पड़ता है कि भाई जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या लगी है उसे बनाने में। ठीक है, सारी कॉस्ट देखी जाती है, प्लस टैक्सेस को ऐड किया जाता है, कंपनी उसका प्रॉफिट लगाती है, सब मिला के प्राइस डिसाइड की जाती है। दूसरा देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उस प्रोडक्ट का। हमने ज़्यादा प्राइस लगा दी लेकिन मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट का कम रेट है, तो फिर कस्टमर हमारे पास से प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके प्राइस डिसाइड की जाती है गुड्स की। तो ये प्राइसेस कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ठीक है, अनफेयर प्राइसेस नहीं चार्ज करना है हमें कस्टमर से। नाउ फर्म्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट राइट प्राइसेस। टुडेज मार्केट इज अ बायर्स मार्केट। ठीक है, टुडेज मार्केट इज अ बायर्स मार्केट। There are few chances to exploit customers by charging higher prices. Firms try to deliver value for money. Due to cutthroat competition, firms are forced to adopt consumer-oriented pricing strategies. देखिए, पहले के ज़माने में कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी था। ईजी क्यों था? एक तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस कम थे, सेलर्स बहुत कम थे जो प्रोडक्ट को सेल करते थे, ऑप्शंस कम थे उनके पास। दूसरी चीज़, कंज्यूमर को नॉलेज भी नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में भी वो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते थे। एंड दूसरा, कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं, उसके बारे में भी कंज्यूमर्स अनअवेयर थे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता था, सेलर ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकते थे कंज्यूमर्स से। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कंज्यूमर को सारी चीज़ों का नॉलेज रहता है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि वो कंज्यूमर तक सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, प्रोडक्ट के बारे में हो या कंज्यूमर के खुद के राइट्स के बारे में हो, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है कंज्यूमर को। ठीक है, तो आज के कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना ईजी नहीं है, तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ज़्यादा प्राइस हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए उन लोगों ने बोला है, ड्यू टू कटथ्रोट कंपटीशन फर्म्स आर फोर्स टू अडॉप्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। एक तो ये चीज़ हो गई है कि कंज्यूमर्स अवेयर हो गए हैं। दूसरा, कोई भी बिजनेस ले लो आप, उसके लिए कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। कंज्यूमर के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो कहीं से भी गुड्स ले सकता है। ठीक है, इसलिए बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कंपलसरी कंज्यूमर ओरिएंटेड प्राइसिंग अडॉप्ट करना ही पड़ता है। कंज्यूमर खरीदे वैसी ही प्राइस चार्ज करनी पड़ती है, ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो कस्टमर नहीं लेता है गुड्स। ये हो गया सेकेंड, गुड्स एट गुड प्राइसेस। थर्ड इज बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। चलिए, बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन बिजनेस हैज बेनिफिटेड द कस्टमर्स टू ग्रेट एक्सटेंट। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मार्केट में सारे ही बिजनेसेस खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, कस्टमर को खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो जिस बिज़नेस से उससे गुड्स लिया है, सर्विसेज लिया है, वहीं पे वो वापस जाएगा। ठीक है, हम कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लें, चलो हम होटल की बात करें या एंटरटेनमेंट है या
कोई भी हो, ठीक है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हम ले सकते हैं, या हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी कंपनी जो अच्छा बेच रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, कस्टमर वहीं पे फिर से जाएगा, ठीक है। होटल की बात करें, जहाँ पे फूड अच्छा मिला है तो कस्टमर के माइंड में रह जाएगा, अच्छा चलो यहाँ पे फूड अच्छा मिल रहा है, हम फिर से वहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं ताकि कस्टमर वहीं पे अट्रैक्ट हो जाए। काफ़ी सारी सर्विसेज हो सकती है, यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर सेल सर्विस होती है, जैसे कि हम बात करें, हम ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं तो हमारे घर पे डिलीवर हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमें कोई सुपरमार्केट पे हमें ऑर्डर देना हो तो ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, हमारे घर पे ही ऑर्डर आ जाता है। होम डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। काफ़ी सारी फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर को ताकि कस्टमर खुश रहे और क्या हो सके, उसकी वजह से बिजनेस कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। Now, increasing competition in business has benefited the customers to a great extent. They are being offered better facilities and services such as after sale service, sale on installment basis, ये भी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स रहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर लिया या मोबाइल फ़ोन लिया, कंप्यूटर लिया, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल होता है एट इंस्टॉलमेंट बेसिस एट ज़ीरो और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, extended warranties, etc. Again, professionalism in business makes business firms to provide customer additional and better facilities at no or low cost. अब ये जो फैसिलिटीज़ दी जाती है कस्टमर को, उसमें भी आजकल तो बिजनेसेस कैसे हो गए हैं, वहाँ पे प्रोफेशनली सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है, प्रोफेशनल लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर को और ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये हो गया हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस। अब आता है फोर्थ पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलिए देखिए, गॉन आर द डेज ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ बिजनेस। ये दिन कैसे हो गए, चले गए जब बिजनेस खाली सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते थे। पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि बिजनेस इस ट्रेडिशनल ज़माने में खुद के प्रॉफिट के बारे में ही सोचते थे, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं देते थे, प्राइसेस भी हाई चार्ज करते थे। लेकिन अभी कैसा हो गया है, अभी के वर्ल्ड में कंज्यूमर को चीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कंज्यूमर के बारे में जो बिज़नेस सोचता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड काम करता है, वही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। तो कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड are placing emphasis on customer satisfaction. Some professional business firms go a step forward to delight its customer by providing additional facilities which may not be expected by the customers, so as to retain existing customer and to add new customer to their list. देखिए अभी कैसा है, कंपनीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच रही है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा प्रोडक्ट हम अवेलेबल करके दें या वैसी सर्विस हम अवेलेबल करके दें, ठीक है। लेकिन अभी आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में और एक नया कंसेप्ट आ गया है, कस्टमर टू डिलाइट द कस्टमर। मतलब कस्टमर ने जो सोचा भी नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट से और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हम गुड्स या सर्विसेज उसे प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे हमने मान लो कहीं से फूड ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें एडिशनली दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उससे क्या होता है, कस्टमर थोड़ा हैप्पी हो जाता है, चलो हमें एडिशनल बेनिफिट दिए गए। या फिर हम कहीं कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो किसी किसी दिन पे ऑफर्स रहती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, कस्टमर खुश हो जाते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट से कुछ ज़्यादा हमने उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे दिया या हमने उसे सर्विस दे दिया, तो हमने कस्टमर को डिलाइट कर दिया। नाउ उससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर वो तो रिटेन होते ही है, वो तो हमारे बिजनेस से ही लेंगे गुड्स या सर्विस, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, किसी और कस्टमर को भी रेफरेंस देंगे कि भाई आप भी यहीं से गुड्स लो या यहीं से सर्विस लो।
तो ये हो गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात। नाउ नेक्स्ट इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे बिजनेसेस डेवलप होते गए हमारी कंट्री में, और जैसे जैसे कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच आता गया कि भाई कस्टमर को सेटिस्फाई करना है या फिर उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अच्छा हमें प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करके देना है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ कस्टमर का, क्योंकि उन्हें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ गया। Now customers can enjoy a higher standard of living. This is because professional business firms make every possible effort to provide new and better products. The consumption of new and better goods and services enhances standard of living of the customer. बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं अच्छे से अच्छा गुड्स देने की कंज्यूमर्स को, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे गुड्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही है एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेटस टू द कस्टमर। चलिए, गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस इनहेंसेस ब्रांड इमेज ऑफ द ब्रांड इमेज। फॉर इंस्टेंस, innovative brands enjoy a good image in the market, therefore the users of the brand would enjoy higher status in the market. For instance, among the car brands, Ferrari, Rolls-Royce, Bugatti, Porsche, Hennessy, Lamborghini, etc. bring status to the users. देखिए, अभी कंपनीज क्या कर रही है, कोई कंपनीज की बहुत ब्रांड इमेज बहुत अच्छी रहती है मार्केट में, ठीक है, उनके अगर प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाए तो कस्टमर जब भी सोशली गैदरिंग में या कहीं बाहर जाता है तो हाँ उसका स्टेटस दिखता है कि चलो इसने तो ये ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसका भी सोशल स्टेटस इंक्रीज़ होता है एंड साथ ही साथ उसकी वजह से कंपनी की भी ब्रांड इमेज इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कार्स के, वैसे ही बहुत सारी और भी चीज़ों में क्या होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट जब कस्टमर यूज़ करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, उसका भी स्टेटस बढ़ता है एंड साथ ही कंपनी की भी ब्रांड इमेज बढ़ती रहती है, ठीक है, इसीलिए स्टेटस टू द कंज्यूमर्स कहा गया है। चलिए, अभी आगे उन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कार्स के बारे में ही है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे कंज्यूमर के लिए जो सिग्निफिकेंस था बिजनेस का उसे ख़त्म कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आने वाला है सिग्निफिकेंस टू सोसाइटी, कि बिजनेसेस सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं। बिजनेसेस छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे, बड़े लेवल पे चल ही रहे हैं। अब ये सोसाइटी में भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फिर सोशल वेलफेयर के लिए भी काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसेस काम करते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, काफ़ी सारी हेल्प होती है सोसाइटी को भी। एक एक करके हम पढ़ते हैं। नाउ बिजनेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड्स द सोसाइटी। द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, government and nation as a whole derive benefits from business activities. The role of business towards society can be stated as follows. क्या क्या रोल रहेंगे बिजनेस के सोसाइटी के लिए, वो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला काम बिजनेस क्या करेगा, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ लाने का काम करेगा। जितने जितने बिजनेसेस डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी। बिजनेस डेवलप हुए हैं, बिजनेस खुद भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। बिजनेस एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम जब बढ़ती है तो हम कह सकते हैं हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। नेशनल इनकम इंक्रीजेज व्हेन देयर इज ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर जब इकोनॉमी में जब ग्रो करते हैं, हमने पढ़े थे आगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है या फिर सर्विस सेक्टर है का, जो आगे हमने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में पढ़ा था, वो सारे ही सेक्टर जब ग्रो करते हैं, जब इनकम उनकी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ रही है।
Now that is agriculture, industry and service sector. Now sound business activities help to promote industry's product including agro-based ones. The service sector also gets boost due to good performance of the industry and agriculture. सर्विस सेक्टर जो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारे सेक्टर भी ग्रो करते हैं. जब इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रो करता है तो उसके साथ में वो सेक्टर भी ग्रो करते हैं. द ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन. ये सारी चीज़ों का जब ग्रोथ होता है तो हमारी कंट्री का भी ग्रोथ साथ ही में हो जाता है. नाउ ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड वर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. चलिए एम्प्लॉयमेंट की जब बात करेंगे हम, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है. ठीक है, अलग अलग डिवीज़न में एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होते हैं, मैनेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो ये सारे जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है ये सोसाइटी को. अब ये हो गई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो हुए साथ साथ में क्या होगा, अदर बिजनेसेस भी ग्रो होने वाले हैं, सर्विस सेक्टर भी ग्रो हो गए. जैसे हम बैंकिंग की बात करें या फिर इंश्योरेंस की बात करें, एडवर्टीज़मेंट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, जो मेन बिजनेसेस डेवलप होंगे, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी सारे भी बिजनेसेस डेवलप होंगे. तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने वाली है. तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया. तो चलिए पढ़ते हैं. बिजनेस फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट in business firms increases on account of the growth of the business firm. बिजनेस फर्म की ग्रोथ की वजह से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. द ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर. द इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट increases in the various supporting sector such as banking, insurance, telecom, transport, etc. यहाँ पे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी उससे हम कहेंगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में. नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट. अब रीजनल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो पहले कैसा था, बिजनेसेस सिर्फ सिटीज़ में ही ओपन होते थे. ठीक है, जैसे कि मुंबई में हुए या फिर कोई और सिटी हम कहेंगे. अर्बन एरियाज़ में मोस्टली होते थे. रूरल एरियाज़ या बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादातर कोई वहाँ पे बिज़नेस करना प्रेफर नहीं करता था. लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, काफ़ी सारी बेनिफिट्स देना शुरू किया लोगों को कि अगर आप बैकवर्ड एरियाज़ में बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. जैसे कि टैक्स बेनिफिट मिला या फिर ग्रांट मिलेगी, लोन मिलेगी. ठीक है, काफ़ी सारे एडवांटेजेस देने ट्राई किए. उसकी वजह से क्या हुआ, लोग वहाँ पे भी बिजनेसेस चालू करने लगे, बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में. तो वहाँ पे भी बिजनेसेस ग्रो हुए, वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों की इनकम वहाँ पे भी बढ़ने लगी. सेम वे सपोर्टिंग जो सेक्टर रहते हैं, सपोर्टिंग बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो भी वहाँ डेवलप होने लगे, वहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी. तो रीजनल डेवलपमेंट होने लगा धीरे धीरे. Now business firms help to bring about regional development. Business firms to set up industries in backward areas as well may be due to government incentives for setting up of industries in backward areas and or to take advantage of local conditions in backward areas. As a result of this, there is balanced regional development. पहले जो सिचुएशन थी खाली सिटीज़ में ही डेवलपमेंट हो रहा था, रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में नहीं हो रहा था, वो भी अभी होने लगा. मतलब बैलेंस डेवलपमेंट होने लगा हमारी कंट्री में. क्यों होने लगा, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स देना चालू किया जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड एरिया में उनको. नाउ फॉर इंस्टेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अ फ्यू स्टेट्स वर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सच एज महाराष्ट्र एंड West Bengal.
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, ये 2 स्टेट ही डेवलप थे इंडस्ट्रियली. नाउ अ नंबर ऑफ स्टेट्स आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड ड्यू टू इनिशिएटिव्स taken by government and business firms to set up industries in backward areas. अब क्या हो गया, काफ़ी सारी सिटीज़ डेवलप हो गई है इंडस्ट्रियली. क्यों डेवलप हुई, हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चालू किया इसके लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. 4th पॉइंट देखते हैं, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. बिजनेसेस क्या करते हैं, बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को रेवेन्यू मतलब इनकम, गवर्नमेंट को जो इनकम होती है उसका बहुत बड़ा सोर्स है बिजनेसेस. बिजनेसेस के पास से जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह की इनकम हो जाती है. अब उन पैसों के ज़रिए गवर्नमेंट को काफ़ी सारे काम करने होते हैं हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लाने के लिए. ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. ठीक है, काफ़ी सारे बहुत सारे काम होते हैं. तो इसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, वो रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे बिजनेसेस. बिजनेस जनरेट्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज. द गवर्नमेंट इम्पोजेस डायरेक्ट टैक्सेस सच एज कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा. इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस लगेंगे गुड्स पे. जब भी गुड्स मैन्युफैक्चर होगा या सेल होगा तभी ये सारे टैक्स या ड्यूटीज़ लगाई जाएगी. एंड दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस, जो बिजनेसेस की इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस. तो ये दोनों ही सोर्स के ज़रिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. अ लार्ज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज़. The government can also generate revenue by way of profits earned by public sector unit. पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहे हैं हमारी कंट्री में, मतलब ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है, वैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहे हैं तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी रेवेन्यू हो जाता है गवर्नमेंट का. और आगे उन लोगों ने क्या बताया है, द गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज such revenue for various development activities such as development of railways, roadways, irrigation, rural development etc. हमारी कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ये सारे ही पैसे जो रेवेन्यू हुए हैं उसे यूज़ करेगी. एंड ऑल्सो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में भी वो पैसों को यूज़ किया जाएगा. ये हो गया 4th पॉइंट. नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑर्डर. चलिए, हमारी कंट्री में सोशल ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वो सोशल ऑर्डर बिजनेसेस की वजह से मेंटेन हो सकता है. बिजनेस फर्म्स हेल्प टू मेंटेन सोशल ऑर्डर इन द कंट्री. अब वो कैसे होगा, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पीपल रिफ्रेन फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज सच एज रॉबरीज, किडनैपिंग एक्सेट्रा. अभी मान लो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, बिजनेसेस नहीं है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे. अब पैसे नहीं होंगे, इंसान बेचारा बहुत गरीब है, तो क्या हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ गलत काम करने पे मजबूर हो सकता है. जैसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ सच एज रॉबरीज, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें करने में वो मजबूर हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इनिशिएटिव्स लेती है, इंसेंटिव्स देती है ताकि नए नए बिजनेसेस चालू हो. एंड वो नए नए जितने बिजनेसेस चालू होंगे उसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को जॉब मिल रही है, वो बराबर से अर्न कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसी कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए हमारी कंट्री में सोशल ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहेगा. Now, if employment facilities were not available, there could have been law and order problem in the society. Now, also business firms provide tax revenue to the government. The government spends a part of tax revenue of law and order machinery such as police, courts and so on.
ये सारी चीज़ों पे भी गवर्नमेंट पैसे खर्च कर सकती है टैक्स रेवेन्यू में से। अब ये लोग भी क्या करेंगे, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिजनेसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? बिजनेसेस क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे मेन काम वो ये कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से इनकम लेवल बढ़ता है लोगों का। इनकम बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ता है एंड उसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। क्या होगा, लोग अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ बिजनेस फॉर्म्स हेल्प टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। बिजनेस फॉर्म जनरेट एम्प्लॉयमेंट। Employment increases income level of the employed people. Increase in income level leads to higher purchasing power. Increase in purchasing power results in higher consumption goods and services. लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इनकम है तो फिर ज़्यादा कंजम्पशन भी करेंगे गुड्स का। Increase in consumption leads higher standard of living. Now business firms provide quality goods and services which also improve standard of living of the consumer. दो चीज़ें हो रही है इनकम बढ़ने की वजह से। एक तो लोग ज़्यादा गुड्स भी यूज़ कर रहे हैं एंड दूसरा क्वालिटी गुड्स भी यूज़ हो रहे हैं कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। हमारी कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है बिजनेस की वजह से। अब वो कैसे बढ़ेगा? एक तो सबसे पहली चीज़ तो बिजनेसेस सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है। अब यहाँ पे आगे हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करने की वजह से सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गया। चलो ठीक है, लेकिन सारी ही इनकम लोग उसमें कंजम्पशन में तो यूज़ नहीं करेंगे कि चलो सारे ही पैसे खर्च कर दिए, ऐसा तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सेविंग्स भी करेंगे। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, वो इन्वेस्टमेंट पार्ट जो बढ़ेगा हमारी कंट्री में, उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। बिजनेस फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। बिजनेस फर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग्स ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस यूनिट्स। जो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं उनकी इनकम हो रही है और वो सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग्स रिजल्ट्स इन इन्वेस्टमेंट। अब ये सेविंग की है, पैसे बचाए हैं सैलरी में से, तो वो इन्वेस्टमेंट तो कहीं पे करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। जितना कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा उतना हमारी कंट्री का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा काम बिजनेसेस करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन करवाने का। नेक्स्ट इज कंपटीशन बेनिफिट्स टू सोसाइटी। जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है मार्केट में, सोसाइटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा, बिजनेसेस क्या ट्राई करेंगे, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। अब जितना ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा सोसाइटी को होने ही वाला है। कंपटीशन अमॉन्ग बिजनेस फर्म्स ब्रिंग्स बेनिफिट टू द सोसाइटी। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिजनेस फर्म्स अंडरटेक social development activities. Professional business firms provide donation to the community development activities, educational institution, hospitals, etc. Community development, literacy and life expectancy leads to social development. क्या होने वाला है? देखिए, बिजनेसेस सोसाइटी में अच्छा नाम कमाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए सारी चीज़ें करेंगे। डोनेशंस देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देंगे, हॉस्पिटल्स में देंगे, काफ़ी सारी वेलफेयर एक्टिविटीज़ वो लोग करेंगे ताकि उनकी गुडविल बढ़े मार्केट में। अब ये सारी चीज़ें करने के क्या होंगे फ़ायदे? सोसाइटी को फ़ायदे होंगे, लोगों को फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री में। देखिए, बिजनेस फॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लार्ज बिजनेस फॉर्म्स participate in infrastructure development projects such as construction of roads, irrigation project, power generation, etc. Nowadays, business firms develop infrastructure through public-private partnership projects. क्या होता है, देखिए ये सारे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के, अभी क्या हो रहा है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट पार्टनरशिप करती है प्राइवेट कंपनीज के साथ, एंड दोनों ही मिलके क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट करने में भी बिजनेसेस कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी कंट्री के अंदर। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस, business helps to maintain good and friendly relations with other countries. This is because of foreign trade. Of course, business की जब बात आएगी और फॉरेन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन की बात आएगी तो कैसे होने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का। अभी बड़े लेवल पे बड़े बड़े जो बिजनेसेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते ही है। फॉरेन ट्रेड इनेबल्स कंट्रीज टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर विच इन टर्न हेल्प्स टू डेवलप गुड रिलेशंस अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। अभी क्या हो रहा है, हमारी कंट्री से कुछ गुड्स सेल हो रहा है दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे कंट्रीज डिपेंड हो गई। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हुआ, प्रॉपरली टाइम पे पेमेंट हो रहा है, अच्छे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, और ये इन चीज़ों से गवर्नमेंट को बहुत सारा फ़ायदा होता है। चलिए, तो ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इसके साथ हमने सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे आज हम ये लेक्चर ख़त्म कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। डिस्टिंग्विश के फॉर्म में हमें दिया हुआ है, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।